नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम में ये मंच हमारा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की सेकंड पेपर हिस्ट्री, जिसका कि मैं खुद एजुकेटर हूं और डेली दिन में 1 बजे हमारी क्लास चलती है, सबको पता होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स का, टेलीग्राम, फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह का, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को मिनिमम जरूर ज्वाइन कीजिए साथियों, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद अपडेट डालता रहता हूँ। हमारी क्लास से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी अपडेट्स होती हैं वो हम टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो साथियों इससे पहले हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्राचीन भारत हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमने कल जो डिस्कशन किया था वो मध्यकाल में इस्लाम का टॉपिक था, उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। और उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला हुआ था वहाँ तक 712 के आसपास के, उसके बाद तक का हम डिस्कशन प्रॉपर तरीके से कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद जो अरबी हमलावर और कौन कौन से आए साथियों, उसके बारे में अब हम देखेंगे। मध्यकाल में अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो मध्यकाल में गजनवी और गोरी को टॉपिक आज हम लेंगे। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी जो 2 हमलावर आए थे विदेशी, इनको आज हम देखेंगे, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, शायद आपको ना दिखा दे रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये महमूद गजनवी जो कि यामिनी वंश का से संबंध रखता था साथियों। ठीक है, यामिनी वंश से संबंध इसलिए रखता था क्योंकि इसको उपाधि दी थी बगदाद के खलीफा, क्योंकि खिलाफत उस समय बगदाद चली गई थी। तो खिलाफत मतलब खलीफा उसे बोलते हैं जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुए, उनको खलीफा बोलते हैं। और जो शासक बनता है, जो खलीफा होता है, उसे उसकी जो सल्तनत होती है, साम्राज्य होता है, उसे खिलाफत बोला जाता है। तो खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने इसे उपाधि दी थी यामिन उद्दौला। क्या दी थी? यामिन उद्दौला की उपाधि थी, इसलिए ये जो है कहलाया था यामिनी वंश। और क्या उपाधि थी इसकी? यामिन उल मिल्ला, यानी कि मुसलमानों का संरक्षक इसका अर्थ होता है। और उपाधि थी बुत शिकन बोले तो मूर्ति भंजक या मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि जितने भी इस्लामिक आक्रमणकारी रहे साथियों, सभी ने ही मंदिर को ध्वस्त किया है। और मंदिर को ध्वस्त इसलिए किया क्योंकि मंदिर जो है खजानों का केंद्र हुआ करते थे। सोना चांदी हीरे जवाहर बहुत ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता था वहाँ पर, और धन संग्रह का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करते थे। और वहाँ से वो क्या बोलते हैं, बिजनेस भी करते थे, एक प्रकार से ऋण भी प्रोवाइड करवाते थे समाज में। लेन देन बहुत ज़्यादा होता था, मंदिरों को दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा मिलती थी, उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी। इस कारण मंदिर जो है केंद्र बन गए थे धन संपदा का। धन बहुत ज़्यादा हुआ करता था वहाँ पर, इसलिए जो भी हमलावर आते थे सबसे पहला केंद्र उसका मंदिर होता था, क्योंकि मंदिर में धन बहुत ज़्यादा होता था साथी। सोना चांदी हीरे जवाहरात चढ़ावा और कीमती धातुएं, ये बहुत ज़्यादा होता था। तो सबको पता होता था कि केंद्र जहाँ धन मिलेगा वहीं जाएगा लूटने के लिए, कोई भी आक्रमणकारी होता चाहे। ठीक है, तो बुत शिकन बोले तो मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, और गाजी बोले तो युद्ध में जीतने वाला। एक उपाधि होती है, एक टर्म होती है गाजी, जो कि फारसी का टंग लिए हुआ है, तो उसे बोलते हैं जो युद्ध के अंदर विजयी होता है, गाजी। दूसरों का संहार करके जो जीतता है उसे गाजी बोलते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी जो थी गजनी थी। गजनी जो कि गजना या गजनी, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान के पास है साथियों, तो गजना या गजनी बोल देते हैं, वहाँ से ये आया था। तो उसकी गजनी साम्राज्य की स्थापना जो की थी साथियों, वो की थी अल्पतगीन ने। ये जो है महमूद गजनवी के क्या बोलते हैं पूर्वज थे अल्पतगीन का एक गुलाम हुआ था साथियों। इसके बाद में गुलाम पिराई इसने गुलाम पिराई ने इसको हिंदू शाही जयपाल के बेटा हराया था। जयपाल के बेटे को, जो कि हिंदू शाही का वो था, राजा था। हिंदू शाही मतलब एक राज्य का नाम है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास में था। हिंदू शाही उसे बोलते, हिंदू शाही राज्य था, जिसका कि राजा था जयपाल के बेटे को हराया था किसने? अल्पतगीन के गुलाम पिराई नाम के आदमी ने। ठीक है, इसको हरा दिया था। उसके बाद जो इसका अल्पतगीन का एक गुलाम और था साथियों, अल्पतगीन का गुलाम एक और था जिसका नाम था सुबुक्तगीन, जो कि इसका गुलाम भी था। और इसी ने अपनी बेटी की शादी इसी के साथ कर दी थी।
अल्पतगीन की बेटी की शादी सुबुक्तगीन से हो गई थी। तो ये इसका गुलाम भी था और दामाद भी था। पहले गुलाम था, तो चूंकि गुलाम था, अच्छा काम किया इसने, तो इसने प्रसन्न होकर अपनी बेटी की शादी इसी से कर दी। सुबुक्तगीन उसका नाम था। तो सुबुक्तगीन मेन लीडर था, राजा था किसका? गजनी का। ठीक है, जिसका कि पॉलिटिकल टाइम पीरियड था 977 से 997 977 से 997 के बीच में, जो कि फादर ऑफ महमूद गजनवी था। सुबुक्तगीन इसका बाप था। किसका बाप था? महमूद गजनवी का फादर था इसका। ठीक है, तो सुबुक्तगीन फादर ऑफ महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी का ये पिता था। तो अब देख लेते हैं कि इसका क्या बोलते हैं, भारत पर हमला करने का क्या कारण रहा था साथियों। भारत पर हमला करने का क्या कारण था? प्रमुख कारण रहा था इस्लाम का प्रचार। आज भी अगर आप देखोगे ना, तो इनडायरेक्ट वे में, ये तो डायरेक्ट वे में प्रचार प्रसार करते थे कि मार काट करके लोगों को कन्वर्ट कर देते थे और धन संपदा लूट लेते थे। ये डायरेक्ट इस्लाम प्रचार करते थे। कुछ लोगों का आज भी जारी है साथियों, 1400 सालों से आज भी इस्लाम का प्रचार प्रसार, सभी लोग इस्लाम को जानने वाले जगह जगह प्रचार प्रसार करते हैं अपने अपने धर्म का। जमातें जाती हैं इनकी, हर देशों में विदेशों में जमातें जाती हैं और वो अपने अपने तरीक़ों से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं। उत्बी कहता है, उत्बी जो कि उस लेखक हुआ है साथियों, ठीक है, वो कहता है कि जिहाद था इसका सबूत। महमूद गजनवी का भारत पर हमला करना जिहाद था। जिहाद एक टर्म होती है, जिहाद एक शब्दावली है साथियों। जिहाद का अर्थ होता है कि धार्मिक युद्ध करना, धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर जो साम दाम दंड भेद अपना करके लोगों को दावा करना, लोगों को इस्लामिक में दीक्षित करना, इस्लामिक बनाना, मुसलमान बनाना उनको। और अगर नहीं बन पाते हैं इजीली वो, तो फिर आप उनके साथ संघर्ष करो, स्ट्रगल करो, लड़ाई करो, युद्ध करो। और जो इस धर्म के अंदर, धर्म को प्रचार प्रसार के अंदर जो युद्ध किया जाता है, जो धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है इस्लामी मान्यता में, किसको? जिहाद को धार्मिक युद्ध की संज्ञा दी गई है इस्लामिक दर्शन में, है इस्लामिक फिलॉसफी में, इस्लाम जगत में, तो उसे जिहाद कहा गया है। धार्मिक युद्ध जो लड़ा जाता है धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है उसे जिहाद कहा गया है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल वर्ड रहता है, इसके ऊपर बहुत सारी व्याख्याएं लोगों ने अलग अलग भी दी है। कुछ विद्वान जो सूफिज्म से मानते हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं मुसलमानों, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, इस्लाम बहुत शांति का धर्म है, इस्लामिक रिलीजन ऑफ पीस। लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आता साथियों इस्लामिक रिलीजन ऑफ पीस। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए क्या चल रहा है मामला, है इराक में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है। अब तो खैर ये क्रीमिया रसिया और यूक्रेन के बीच में टकराव चल रहा है भूमि ज़मीन को लेकर के, और अपना अपना पॉलिटिकल इश्यूज है उनके। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो चाहे अलकायदा ले लीजिए साथियों आप, चाहे ओसामा बिन लादेन ले लीजिए, चाहे ये ISIS वाले अल बगदादी, तो ये क्या है? ये इस्लाम के नाम पर ही तो जिहाद कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर ही लोगों को मार काट रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो ये क्या है? इसको कैसे इस्लाम को हम रिलीजन ऑफ पीस कह दें यार? हालांकि मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता साथियों, हमारे व्यूवर्स में से भी बहुत सारे इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आइडियोलॉजी में कट्टरपंथियों की बात कर रहा हूँ। बहुत से लिबरल लोग हमारे देश में, बहुत सारे 15 से 20% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, सभी थोड़ी ना ऐसे हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो मौलाना जो कट्टरपंथी मौलाना वगैरह हैं, वो उनके दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। उस वजह से लोग लड़ाई झगड़े को तैयार होते हैं, और वो फिर झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम वाले, विवाद होते हैं। तो उत्बी कहता है जिहाद और धन के लिए इसने किया था भारत के ऊपर हमला। उत्बी क्या कहता है कि जिहाद यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए युद्ध हुए थे, उनको जिहाद की संज्ञा दी जाती है। और धन प्राप्ति के लिए, ओबीसी बात है, जितने भी इन्वेडर्स आए था, धन उनका, देखो साथियों दो चीज़ें रही हैं, इंसान की कमजोरी दो चीज़ें रही हैं, सदा इतिहास गवाह है इस चीज़ का। आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हो, इजीली समझ सकते हो। एक, औरत, लेडीज़, सबको मौज मस्ती चाहिए साथियों, चाहे वो बाबर हो। हाँ, बाबर के बारे में क्या था, बाबर के साथ में चलो बाद में बताएंगे, लंबा हो जाएगा यार, बाबर का टाइम पीरियड आ गया तब बताएंगे। एक तो औरत होती है साथियों, औरत के साथ अब गुलाम औरतें बनानी होती है उन्होंने। आप भी देखोगे तो अकबर से लेकर के जितने भी मुगल राजा हुए हैं, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हरम के अंदर किसी भी राजा के 100 से कम औरतें नहीं रही हरम के अंदर। 100 से कम औरतों का क्या करेगा इंसान? सब समझदार हो यार आप लोग। जब वो टॉपिक आएगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। तो पहला औरत कमजोरी इंसान, दूसरा धन।
जमीन, प्रॉपर्टी, एसेट्स, वो तो उन्हीं दोनों को चीज़ को पाने के लिए लोग जगह 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 घूमते रहते थे ग्रुप्स के अंदर। ये था। अभियान किसने किए, कितने किए, इसने लड़ाइयाँ कितनी लड़ी साथ, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक राइटर एंड हिस्टोरियन हुए इलियट, हेनरी इलियट करके। हेनरी इलियट और डॉसन है एक इनकी जोड़ी रही है, इलियट एंड डॉसन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डॉसन एंड इलियट रिटन बाय हिस्ट्री रिटन बाय हेनरी इलियट एंड डॉसन। तो हेनरी इलियट और डॉसन नाम के दो विद्वान रहे, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन चीज़ों के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो उनमें से पी.एन. ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो कि रिसर्चर एंड स्कॉलर रहे हैं हमारे इंडिया के ही, उन्होंने भी उन्हीं में से बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनमें से 7 बुक्स मैंने खुद पढ़ी हैं। अगर आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी। खास तौर से 2 किताबें मिलेंगी आपको इनके बारे में अगर ज़्यादा जानना हो तो। भारत में मुस्लिम सुल्तान, कौन सी, भारत में मुस्लिम सुल्तान वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, 2 बुक्स मिलेंगी आपको, इजीली एक्सेस हो सकती है, कहीं भी मिल जाएंगी आपको, ऑफलाइन मिल सकती है, अमेजन वगैरह पर देखो तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, सस्ती बुकें, पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा डिटेल में, ठीक है। अगर वो ना पढ़ सके तो PDF में मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर रखी है, जनवरी या फरवरी के महीने में की थी लास्ट टाइम में। तो आपको थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा ढूंढने के लिए। आप देखोगे तो आपको PDF मिल जाएगी, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इलियट कहते हैं कि 17 बार हमला किया था इन्होंने, किसने, क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर हमला किया था। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं मिनिमम 7 से 12 बार हमला किया था, मिनिमम 7 से 12 बार तक हमला किया था महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर, ठीक है। शुरुआत होती है 1001 में हिंदू शाही राज्य से। हिंदू शाही राज्य साथियों 1001 में महमूद गजनवी ने हमला किया, तो वहाँ का राजा जयपाल था, और जयपाल हार गया था, तो हिंदू शाही राज्य के ऊपर कब्जा हो गया था महमूद गजनवी का, ठीक है। हिंदू शाही जो कि काबुल और काबुल तक था, सोच के देखिए साथियों, काबुल तक कभी हिंदू लोग राज्य करते थे। आधुनिक काबुल अफगानिस्तान में है, कि अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। वहाँ तक का जो, और उससे आगे तक ईरान का बॉर्डर तक का जो है, अभी 1000 साल भी नहीं हुए हैं लगभग, वहाँ तक हिंदुओं का राज्य था, सनातनियों का राज्य था, जब इस्लाम नहीं आया था तब तक, ठीक है। तो हिंदू शाही का राज्य था उनकी। अच्छा कोई बताएगा कि हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कौन सी थी? नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए जरा, कितने लोग बता पाते हैं? हिंदू शाही वंश की राजधानी कौन सी थी, बताइए, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिंदू शाही में कौन कौन से प्रदेश थे? काबुल और वहिंद जीते हैं इन्होंने, ठीक है। उसकी राजधानी थी वहिंद, या उद्भांडपुर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वहिंद या उद्भांडपुर। तो वो हिंदू शाही राजवंशों की राजधानी थी ये। 1004 में इसने मुल्तान जीता, मुल्तान में इससे साथ बहुत ज़्यादा धन मिला, मुल्तान में इसको बहुत ज़्यादा धन मिला था। 1010 में नगरकोट जीता। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है साथियों, कि जब ये नगरकोट जीतने के लिए गया था ना, तो वहाँ के मंदिरों लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो इसने क्या किया, बहुत कट्टर अत्याचारी था, इसने सबको कटवा दिया। और नगरकोट का जो मंदिर है, अगर हमारे बीच में व्यूअर्स में से कोई देख रहा हो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला, तो कोई जरा हेलो करिए, बताएगा कोई नगरकोट में चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, पता नहीं ज्वाला जी का मंदिर है, ऐसा कोई मंदिर है, बहुत बड़ा है, बहुत प्राचीन मंदिर है साथियों। हाँ, कामिनी कौंडल होंगी हमारे बीच में, कामिनी कौंडल जी बताइए जरा कौन सा मंदिर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उस मंदिर को तोड़ करके 1010 में नगरकोट के मंदिर को तोड़ करके इसने साथियों वहाँ पर जो मूर्ति थी, माता की जो मूर्ति थी, उसको तोड़ करके कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी थी उसने। फैक्ट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, एकेडमिक्स में ये नहीं पढ़ाया जाता। रेफरेंस के लिए पुरुषोत्तम नागेश ओक की राइटर है, हिस्टोरियन है, उसकी बुक है भारत में मुस्लिम सुल्तान, देख लीजिए, पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसने कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए उसकी मूर्ति को टुकड़े टुकड़े करके दे दिया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, लूट लिया था। 1014 में थानेश्वर को लूटा, थानेश्वर के चक्रेश्वर मंदिर को लूटा उसने। थानेश्वर हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है ये थानेश्वर नाम की जगह, वहाँ पर ही इसने चक्रेश्वर का एक मंदिर था, उसको लूटा। क्लियर। 1018 में गंगा घाटी में आए, 1018 में गंगा घाटी में आया। गंगा घाटी बोलते यूपी और बिहार के जो आसपास का जो प्रदेश है, इसको गंगा दोआब बोलते हैं। तो बरन को लूटा, बरन मतलब बुलंदशहर, और मथुरा और वृंदावन, ये धार्मिक नगरी थी क्योंकि यहाँ पे मंदिर थे क्यों, तो obvious सी बात है, धन, वही बात आ गई कि मंदिरों में धन का संग्रह होता तो धन लूटने के लिए आते थे। तो यहाँ पर जब ये आया
कौन? महमूद गजनवी। मथुरा वृंदावन का जब इसने वो देखे थे घाट, तो इसने कहा कि साथियों कि अगर मथुरा और वृंदावन के घाटों में को बनाने के लिए 200 साल का समय लगेगा और एक मिनिमम 1 लाख मुद्राएं हर वर्ष, 1 लाख सोने के दिनार हर साल खर्च करेगा कोई आदमी, तो भी उसे 200 साल लग जाएंगे बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? वहाँ के घाट और मंदिरों को बनाने के लिए। वृंदावन और मथुरा के आसपास जो वाराणसी है वहाँ की जो धार्मिक नगरी बोला जाता है, उसके मंदिरों को और घाटों को बनाने के लिए किसी भी आदमी को हर साल अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करेगा, 1 लाख सोने के दिनार खर्च करेगा, तो उसे 200 साल लगेंगे। किसने कहा? महमूद गजनवी ने। ठीक है, तो ये इनकी आइडियोलॉजी। इसी प्रकार से बाबर ने कहा, इसी प्रकार से बाबर ने भी कहा कि बाहर के लोग हिंदुओं को ये जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग है, मंदिर हैं, घाट हैं, इतने घाट बनाने की सोच भी नहीं सकता। अगर लगेगा, काम करने की कोशिश करेगा, 200 साल लग जाएंगे उसको। और हमें पढ़ाया जाता है एकेडमिक्स में कि क्या बोलते हैं, ताजमहल बनाया शाहजहां ने, जामा मस्जिद बनाई शाहजहां ने, और बनाया शाहजहां ने। अरे जब ये खुद कह रहे हैं इन्होंने कुछ नहीं बनाया, कुछ देखा नहीं अपना आंखों से, कहाँ से शाहजहां बना देगा यार? अच्छा चैप्टर आएगा तब बताएंगे इसके बारे में भी। थानेश्वर, ठीक है, तो इसने जीता, गंगा घाटी जीत लिया। बरन प्राचीन नाम है साथ, बुलंदशहर का, बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन बोलते हैं उसको। ठीक है, और मथुरा और वृंदावन को जीता था इसने। उसके बाद 1019 में इसने हमला किया कलिंजर पर। कलिंजर का जो दुर्ग था, किला था, उसको घेरा डाल लिया था, उसको घेर लिया था, लेकिन ये जीत नहीं पाया था उसको। तो वहाँ के उस समय उसका साथ चंदेल शासक था विद्याधर। चंदेल शासक कौन सा था? विद्याधर। विद्याधर ने इसको हरा दिया, विद्याधर से जीत नहीं पाया था। है तो दोनों के बीच में बाद में संधि हो गई थी। और इसने कहते हैं कि इसके बारे में लेख लिखे, और इसने क्या बोलते हैं, मोहम्मद गजनवी ने इसको खुश होकर 15 किल्ले ज़मीन इनाम में दी। 15 किल्ले एक इकाई होती है ज़मीन को पैमाइश करने की। हरियाणा पंजाब आप इजीली समझ सकते हो, 15 किल्ले। ठीक है, 5 बिघे का 1 किला होता है हमारे यहाँ पे। 5000 स्क्वायर गज, पता नहीं 5000 स्क्वायर फीट अराउंड होती है ज़मीन उसमें। तो विद्याधर ने इसको हरा दिया था, इन दोनों के बीच संधि हो गई थी, फिर ये चला गया था। उसके बाद आगे क्या हुआ, 1022 में इसने साथ पंजाब पे हमला किया। 1022 में इसने पंजाब पे हमला किया, तो पंजाब को जीत लिया। 1025 में सोमनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 1025 में करीब 5000 की फौजों लेकर के साथियों पंजाब सोमनाथ मंदिर पे गया। सोमनाथ मंदिर में, हाँ, उस समय का जो शासक था ना, उसको डरा दिया था इन पंडों ने। इन ब्राह्मणों की ये पुजारियों सबसे बड़ी बीमारी क्या है साथियों, ये अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होते हैं। इनसे थोड़ा सा बच के रहा करिए, आप अपना लॉजिक इस्तेमाल करा करिए। ये जैसे कह देते हैं हमारे लोग बेचारे भोले भाले, उन्हीं के पीछे चल देते हैं। इन हरामखोरों ने, उनके पुजारियों ने क्या किया, जब राजा वहाँ का था तो उन्हें घटना की सूचना मिली कि मोहम्मद गजनवी हमला करने का आ रहा है, तो राजा ने अपनी सेना तैयार करी। राजा ने सेना तैयार करी, हालांकि एकेडमिक्स में नहीं है, लोकोक्तियों में है, रिसर्चर्स ने बताया है कि राजा ने अपनी सेना तैयार कर ली कि हमला करने आएगा तो हम मंदिर को नहीं लूटने देंगे, हम पहले लड़ाई करेंगे। पुजारियों ने क्या कहा, नहीं, अपवित्र हो जाएगा। अगर सैनिक मंदिर में घुस गए तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ईश्वर जो सोमनाथ के मंदिर की जो मूर्ति है वो रक्षा करेगी, किसकी? मंदिर की। अरे यार, पत्थर की मूर्ति रक्षा करेगी क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? वो क्या है, उसको कह दिया इसने कि अगर गजनवी आया तो गजनवी ये चमत्कार से, शक्ति से गजनवी की आंखें अंधी हो जाएंगी। गजनवी भी डर गया, उसे पता लगा। तो ऐसी ऐसी मान्यताएं थी उस समय के समाज में, जड़ बुद्धि समाज था साथियों, ये मानना पड़ेगा हमें, कड़वी सच्चाई है हमारे पुरखों की। एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को, आपको भी करना चाहिए, अब नहीं है लेकिन। तो गजनवी जब आया वहाँ पे, तो मंदिर के पंडे पुजारियों ने क्या कर दिया कि उसको भ्रम में डाल दिया राजा को। राजा पीछे हट गया, क्यों? उसने कहा कि मूर्ति रक्षा खुद करेगी हमारी, ये तो भगवान है, भगवान को कौन मार सकता है? अरे यार, भगवान अपनी जगह पे है, तुम रक्षा तो खुद करो। गॉड हेल्प हू हेल्प हिमसेल्फ। भगवान उन्हीं की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, अपनी मदद स्वयं करते हैं। खुद भगवान थोड़ी आएंगे बचाने के लिए। तो गजनवी साहब आ गए हम मंदिर पर हमला करने के लिए, पुजारी। उस समय क्या था कि 500 पंडे पुजारी थे और 300 से ज़्यादा देवदासियाँ, 500 से 300 के बीच में नाई, जो कि आज भी देखोगे तो मंदिरों में बाल उतारे जाते हैं, मान्यताएं होती हैं, बाल उतारे जाते हैं। तो नाई लोग बाल उतारते हैं, बाल उतारते मतलब बाल कटिंग करते हैं बच्चों का, केश मुंडन होता है बच्चों का, तो उनको कुछ दान दक्षिणा देते हैं लोग। वो ये परंपरा सदियों से चली आ रही है हमारे यहाँ पे। तो नाई थे, देवदासियाँ थी, और नृत्यांगन, भजन करने के लिए, गाने के लिए, भजन गाने के लिए और नाचने के लिए वहाँ पर बहुत सारी औरतें, महिलाएं होती थी। बहुत बड़ा सिस्टम था। तो 5000 के करीब
सेना लेकर के महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी ने सबसे पहले उन पुजारियों को ही मारा जो कहते हैं ना भगवान की रक्षा स्वयं करके, पत्थर की मूर्ति रक्षा कर सकती है क्या, कैसी बात कर रहे हो आप। उन पंजाब पुजारियों को काटा, 500 देवदासियों को काटा, 500 300 से 500 बीच में देवदासियां जो उनको काटा, नाई थे 300 से 500 बीच में उनको काटा, सबको रक्त रंजित कर दिया। पूरा कैंपस जो था सोमनाथ मंदिर की उड़ा के रख दिया साथियों। गजनवी, हाँ एक बात और, जब हमला हो गया तो गजनवी जब उससे मूर्ति के बारे में ये सुना हुआ था कि मूर्ति जो है चमत्कार करती है, तो मूर्ति के पास वो डरता डरता गया। एक सैनिक को भेजा इसने कि तलवार मार इसके ऊपर, जो शिवलिंग था उसके ऊपर तलवार मार, देखते हैं चमत्कार क्या होता है। तो वो सैनिक भी डरता डरता गया कहीं वाकई में चमत्कार ना हो जाए। तो उसने तलवार मारी शिवलिंग के ऊपर। क्या होना था यार, आप मार लो तलवार, कुछ हो जाएगा क्या, पत्थर ही तो है वो एक तरह से देखा जाए तो। मैं किसी सेंटिमेंट्स को, भावनाओं का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, साइंटिफिकली लॉजिक लगाया करो यार। तो तलवार मारी, कुछ नहीं हुआ। तो वो उसने क्या बोलते गजनवी ने तलवार निकाली और ठाएं 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 बोल करके सब हथौड़े बते ला करके उस शिवलिंग को तोड़वा दिया, मूर्ति को तोड़वा दिया, शिवलिंग को तोड़वा दिया, जो भी प्रांगण है मूर्ति सब तहस नहस कर दी। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये हुआ चमत्कार के नाम पे। चमत्कार नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, अंधविश्वास के नाम पर। अपना लॉजिक लगाया करो साथियों। श्रद्धा विश्वास अपनी जगह पर है, साइंटिफिकली रीजन लॉजिक अपनी जगह पर वो काम करता है साथियों। हमारी आस्था, मैं भी भगवान को मानता हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ साथियों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हम अंधविश्वास के पीछे चल पड़े। ईश्वर मानते हैं हम मैं भी पूजा पाठ करता हूँ थोड़ा जो मुझसे हो सकता है, और अपना ईश्वर के साक्षी मान के पड़ा कर्म करो। कर्म प्रधान होता है साथियों, हमेशा याद रखना, कर्म प्रधान होता है। कर्म योगी बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए। ये मैं आपको कहता हूँ, कर्म का फल हमेशा अच्छा, लेट मिलेगा जरूर। तो सोमनाथ पे हमला हो गया 1025 के अंदर, लूट लिया सोमनाथ को। इतना धन मिला, धन संपदा मिली कि वहां से लेकर के ऊंटों पे लाद लाद करके ये लेके गया था। ठीक है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती। फिर 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, महमूद गजनवी की। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे क्लोज हो जाता है, टॉपिक महमूद गजनवी का। ठीक है, अब हम देखते हैं महमूद गोरी को लेंगे। अब थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। तो अब गजनवी हमारा हो चुका है, अब गोरी की बारी है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी जो था साथ, ये गोर प्रदेश का निवासी था। गोर प्रदेश जो ये भी अफगानिस्तान के पास में है। तो गोर प्रदेश के निवासी जो होते साथियों, इस्लाम से पहले महायानी बौद्ध हुआ करते थे। सोच के देखिए, महायानी बौद्ध संप्रदाय की ऐसी की तैसी करते जब से इस्लाम आया वहां पर। ठीक, महायानी बौद्ध आज भी देखोगे तो बुद्धिस्टों के अंदर 60% से ज्यादा महायान शाखा को मानने वाले बुद्धिस्ट हैं। हीनयान, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, महासांगिक, इस तरह से बहुत सारे संप्रदाय निकले उसमें के बुद्ध दर्शन में से। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा मानने वाले महायानी संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो गोर प्रदेश के और अफगानिस्तान के लोग जो महायानी संप्रदाय को मानते थे उस समय इस्लाम के आने से पहले। ठीक है, यही कारण है कि सबसे बड़ी खड़े बुद्ध की मूर्ति पहाड़ों को काट करके बनाई गई खड़े बुद्ध की मूर्ति साथियों, ना ही हिंदुस्तान में है जो कि कर्म भूमि रही थी महात्मा बुद्ध की, ना ही नेपाल में है जो कि जन्म भूमि रही थी महात्मा बुद्ध की। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। कहाँ पर, अफगानिस्तान के वो है बामियान में 2 बुद्ध की मूर्ति थी। अलकायदा नहीं, तालिबानियों ने उड़ा दिए उसको। तालिबान जब से वहाँ पे आया, तालिबानियों ने जब से सत्ता पे कब्जा किया, तो क्योंकि इस्लाम में बुद्ध शिकन होता है साथियों। अभी बताया मैंने, बुद्ध शिकन, मूर्तियों को नहीं मानते वो बुद्ध भंजक होते हैं, कट्टरपंथी जो होते हैं, मूर्तियों को तोड़ देते हैं, मूर्तियों को नहीं मानते। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि साथ ही मुस्लिम के बहुत से लोग दरगाहों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए। कोई शेख, कोई बड़ा सूफी संत की मज़ार होती है, तो वो कहते हैं उसकी कब्र होती है, कब्र के ऊपर अगर आप चादर चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, वो मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है साथियों। अब हम चाहे खड़ी मूर्ति पूज ले, चाहे पड़ी मूर्ति पूज ले, हुई तो मूर्ति पूजा ही ना, वो मूर्ति पूजा हुई तो हुई भाई, वो उसकी मूर्ति लेटी हुई है बस। सूफी संत जो वहाँ पे लेटी हुई, उसकी कब्र बना दी, कब्र बना के ऊपर उसके ऊपर चबूतरा बना दिया और उसके ऊपर एक पत्थर का वो डिजाइन बना दिया, उसके ऊपर चादर चढ़ा देते हैं, तो मूर्ति ही तो है। हमारे हिंदू में और लोगों में खड़ी मूर्ति पूजते हैं, देव देवताओं खड़ी या बैठी मूर्ति पूजते हैं, वो लेटी हुई मूर्ति पूज लेते हैं। दोनों मूर्ति पूजा के ही रूप हैं। क्लियर।
तो महायानी बौद्ध को मानने वाले थे इस्लाम से पहले, इस्लाम अफगानिस्तान के लोग, और गोर प्रदेश, गोर भी वहीं पर ही है अफगानिस्तान के पास में, ठीक है। हाँ चलो आगे आगे फिर बताऊँगा। गोरी, गोरी जो थे साथियों, गोर वंश के जो लोग थे, गोरी लोग जो थे वो गजनवियों के अधीन होते, इन गजनवियों के ही अधीन थे। 1030 के बाद में 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, तो लेकिन काबिज रहते हैं, उत्तराधिकारी काबिज रहते हैं। तो उसमें बाद में क्या होता है, अलाउद्दीन नाम का शासक हुआ था साथियों, ये पॉलिटिकल लीडर हुआ था गोर में। तो इस शासक ने क्या किया था, महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर गजनी से संबंधित सभी क्या शासकों की कब्रों को तुड़वा दिया था और उनकी हड्डियों को निकाल कर बाहर फैला दिया था, और गजनी में लगा दी थी आग, गजनी में आग लगा दी थी साथियों, और गजनी 7 दिन तक जलता रहा। इतिहास गवाह है, बहुत कड़ा कारनामे किया साथियों उन्होंने। एकेडमिक्स में हमें नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ आपको क्लियर। 7 दिनों तक गजनी को जलाया इन्होंने, किसने, अलाउद्दीन नाम के शासक ने। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जो था साथियों 1163 में राजा और शासक बनता है यहाँ पे, और इसके बाद फिर इसका ही उत्तराधिकारी बनता है शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन ये इसका नहीं, हाँ शिहाबुद्दीन का पॉलिटिकल टाइम पीरियड 1173 से 1203 के बीच में रहा था। ये भाई था किसका, मोहम्मद गोरी का, बड़ा भाई था शिहाबुद्दीन, बड़ा भाई था मोहम्मद गोरी का। तो इसने 1173 से 1203 के बीच में राज किया। तो इसी के पॉलिटिकल टाइम पीरियड में, किसके, शिहाबुद्दीन गोरी के पॉलिटिकल टाइम पीरियड में मोहम्मद गोरी ने बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प की थी अपने साम्राज्य विस्तार में, साम्राज्य को बढ़ाने में, है क्षेत्र को जीतने में। तो इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत बड़ा साम्राज्य कब्जा कर लिया था। ये था पश्चिम की तरफ, कौन, शिहाबुद्दीन गोरी। शिहाबुद्दीन गोरी गया था पश्चिम की तरफ, दोनों में एग्रीमेंट हो गया था कि बड़ा भाई जाएगा पश्चिम की तरफ सीमा विस्तार करने, और छोटा भाई जो मोहम्मद गोरी वो जाएगा पूर्व की तरफ। पूर्व मतलब पूर्व में बोले अगर काबुल और अफगानिस्तान से सेंटर को अगर आप देखोगे तो पूर्व पड़ेगा अपना पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ। तो वो यही कारण है कि महमूद गजनवी गोरी जो आया था ये पाकिस्तान होता हुआ हिंदुस्तान में आया था हमला करने के लिए, और उसका बड़ा भाई जो शिहाबुद्दीन गोरी था वो चला गया था पश्चिमी की तरफ, यानी कि ईरान की तरफ। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ये संधि हो गई थी, ठीक है। शिहाबुद्दीन, इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड ये था, इसने गजनी को जीता था। हाँ, इसने गजनी को जीत करके प्रॉपर तरीके से वहां अपनी साम्राज्य की स्थापना की थी, गोर वंश की। गोरवंशी थे इसलिए गोरी कहलाए। तो शिहाबुद्दीन बड़ा भाई था, इसका पॉलिटिकल टाइम पीरियड ये था, इसने गजनी को जीत लिया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था, दोनों बीच फिर अलग अलग भाई अपने साम्राज्य विस्तार में लग गए थे। ये अपने भाई की बहुत इज्जत करता था, कौन, मोहम्मद गोरी। इसके होते हुए इसने कभी अपने नाम के ना ही सिक्के जारी किए थे मोहम्मद गोरी ने, और ना ही ये स्वयं को राजा घोषित किया था। ये इसके नाम पे शासन करता था, किसके नाम पे, अपने बड़े भाई के नाम पे, ठीक है। इसकी मृत्यु जब 1203 में हुई तो ये फिर शासक बन गया था, कौन, मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जो आया था, मोहम्मद गोरी का आने का क्या कारण था साथियों, यहाँ पर भारत के अंदर धर्म विस्तार, वही धर्म प्रचार, धर्म विस्तार, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और अपने राज्य का और बढ़ाना, ठीक है। दूसरा धन दौलत, सीधी सी बात, धन दौलत भी चाहिए। जब प्रसार करोगे आपको सेना रखनी पड़ेगी, सेना के लिए धन चाहिएगा आपको, तो धन भी चाहिए। तो ये 2 रीजन थे मेन इसको मोहम्मद गोरी का भारत में आने का, ठीक है। और अभियान कौन कौन थे इसके, इसने अभियान कौन थे वो देख लेते हैं एक बार जरा। तो अभियान इसने किया 1175 में, इसने मुल्तान जीता। क्या जीता, 1175 में मुल्तान जीता। इसको भी मुल्तान से बहुत ज़्यादा धन मिला था साथियों, मोहम्मद गोरी को भी मुल्तान से बहुत ज़्यादा धन मिला था, इसलिए स्वर्ण नगरी कहा गया मुल्तान को। आधुनिक मुल्तान जो पाकिस्तान में पड़ता था, किसी ज़माने में स्वर्ण नगरी होता था, बहुत ज़्यादा व्यापार चलता था यहाँ से, हैं। कराची आज भी देखोगे तो कराची बहुत बड़े शहरों में से एक है, वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है। ठीक है, मुल्तान को जीत लिया इसने। 1178 में इसने गुजरात को जीता। 1178 में इसने हमला किया था गुजरात के ऊपर, लेकिन गुजरात का जो शासक था उसमें भीमटू था, भीमटू था। तो भीमटू ने इसको हराया था। ये पहली हार थी मोहम्मद गोरी की, जो कि भीमटू से हार गया था गुजरात में, इसको मार मार के वापस भगा दिया था भीमटू ने, ठीक है। ये इसने फिर 1179 में हमला किया पंजाब पे, और पेशावर और लाहौर को जीता था 1186 में इसने। लाहौर को और पेशावर को जीत लिया था 1186 में इसने। 1188 में इसने जीता तबर हिंद। कोई बताएगा तबर हिंद का आधुनिक नाम क्या है? नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैच मेकिंग में आया था।
तबर हिंद कहाँ है बताइए, आधुनिक नाम क्या था तबर हिंद का? तबर हिंद। तबर हिंद का जो किला था ना साथियों, यही, अरे यार, तो अब थोड़ा और देख लेते हैं इसी पे साथियों। अब क्या हुआ कि इसने यहाँ तक का जीत लिया सारा मामला, ठीक है। 1188 में से तबर हिंद, तबर हिंद बोले तो भटिंडा, जो कि पंजाब में पड़ता है, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है साथियों भटिंडा, उसके आसपास क्षेत्र को तबर हिंद कहा गया है उस समय में, आधुनिक भटिंडा। क्लियर। तो यहाँ पर इसने हमला कर दिया। ये मेन रीजन था किसका? तराइन का युद्ध होने का। क्यों? क्योंकि इस यहाँ तक का जो है क्षेत्र, यहाँ तक की जो टेरिटरी थी, यहाँ तक का जो क्षेत्र था वो आता था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, राय पिथौरा के साम्राज्य का हिस्सा था, पृथ्वीराज चौहान का हिस्सा था। तो पृथ्वीराज चौहान ने जब इसको देखा कि यहाँ तक पहुँच गया है, तो इसने अपनी टेरिटरी में इसको घुसना माना। किसको? कि मोहम्मद गोरी तू मेरी क्षेत्र में घुस आया है, ये गलत है। तो दोनों के बीच में विवाद होगा। विवाद सुलझाने के लिए मोहम्मद गोरी ने एक दूत भेजा अपना, एक राजदूत भेजा अपना, एक पॉलिटिकल लीडर भेजा अपना पृथ्वीराज चौहान से संधि करने के लिए, बातचीत करने के लिए, किस तरह मामला सुलझ जाए, सुलझाने के लिए। लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ। कौन सा? तराइन का पहला युद्ध। कब हुआ? तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया था साथियों। गोरी इसमें घायल हो गया था। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति था एक, उसने गोरी को घायल कर दिया था, लेकिन गोरी का जो दूसरे लोग थे वो सैनिक उसको बचा कर ले गए थे। बड़ी मुश्किल से बचा था गोरी, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बचा था, घायल हो गया था गोरी। तो उसने वादा किया था कि मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा, 5000 हरजाने के रूप में घोड़े देने का वचन दिया था, कसम खाई थी कुरान की। अफसोस नहीं निभा पाया अपने वादे को, वादा खिलाफी की उसने। किसने? गोरी ने। और अगले ही साल फिर दोबारा लेकर के आ गया सेना तराइन के युद्ध में 1192 में। 1192 में गोरी और पृथ्वीराज चौहान फिर दोबारा युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। क्या हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गया इसमें। क्यों? क्योंकि उसने संघ बनाया, अपना एक संघ बनाया और आसपास के राजाओं से मदद मांगी, ठीक है। तो जयचंद जो कि उसका निकटवर्ती शासक था साथियों कन्नौज का, उसने साथ नहीं दिया। किसका? पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो उसकी बेटी को उठा ले गया था। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, जब पृथ्वीराज चौहान को पढ़ाया था ना, तब बताया था ना आपको कि संयोगिता उसकी बेटी थी, वो पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती थी, वो भरे दरबार में से, स्वयंवर में से उसकी बेटी को उठा ले गया था। तो उसकी बेइज्जती होगी, तो उसने साथ देने से मना कर दिया था। इस युद्ध में वो तटस्थ रहा था, किसी का भी साथ नहीं दिया था उसने। तो फिर वो पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था। फिर क्या हुआ? फिर 1194 में उसकी बारी आई, जयचंद को हराया। किसने? पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी ने। ओबीसी बात यार, आज आपके ऊपर हमला हो रहा है और आपका पड़ोसी आपको पिटता हुआ देखकर खुश है, तो ओबीसी बात आज आप पिट रहे हो, कल पड़ोसी पिटेगा, सिंपल, फिर आप हंसना। तो चंद्रबरदाई यहां पर, हाँ, इसके पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है साथ ही। यहां पर मृत्यु कैसे होती है? 3 स्टोरियां हैं उसमें। चंद्रबरदाई कुछ और कहता है, मिनहास उस सिराज कहता है कि पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई थी उसी समय पर, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी, गोरी की को मारने की साजिश रचने के बारे में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी उसी समय। हसन निजामी कहता है कि गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने, गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने, और वो उसने कुछ समय तक शासन भी किया था उसके अंडर। किसके अंडर? गोरी के अंडर। उसको नज़रबंद कर दिया गया था, तो इस साम्राज्य छोटे से राज्य उस पर शासन कर सकता, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। और अपने पहरेदार इकट्ठे कर दिए उसने, गोरी ने अपने चेलों को इकट्ठा कर दिया कि कहीं ये साजिश ना कर दे हमारे खिलाफ। तो और हाँ, इसकी पुष्टि इसके 2 सोर्सेज हैं इस बात को सच साबित करने के लिए। क्या? एक तो है सिक्के के ऊपर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ, जिससे कि अनुमान लगाया गया है कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी मोहम्मद गोरी की। दूसरा, एक संस्कृत का ग्रंथ है, संस्कृत की किताब है, जिसका नाम है किसल विधि विद्वमसा, किसल विधि विद्वमसा करके किताब, एक ग्रंथ है, एक बुक है संस्कृत की, उसमें भी उल्लेख मिलता है कि उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन चंद्रबरदाई नहीं कहता इस चीज़ को। चंद्रबरदाई क्या कहता है? कि चंद्रबरदाई कहता है कि उसको गुलाम बना करके वहां ले जाया गया। कहाँ? गौर में, अफगानिस्तान में गौर में गजनी में लेके जाया गया, जहाँ पर उसकी राजधानी थी, वहाँ लेके जाया गया उसको। तो वहाँ लेके जाने के बाद में क्या हुआ साथियों? दोनों को ही लेके जाया गया था। हालांकि
पृथ्वीराज चौहान को भी और पृथ्वीराज चौहान का जो साथी था, मंत्री था चंद्रबरदाई, उसको भी। बाद का चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था और जिसको पूरा किया है उसके बेटे ने पूरा किया था, क्योंकि चंद्रबरदाई तो साथ ही चला गया था, गुलाम बना कर ले गए थे उसको तो पृथ्वीराज चौहान के साथ में ही, ठीक है, गौरी। और जो उसका बेटा था उसने लिखा चंद्रबरदाई की लास्ट, पृथ्वीराज रासो का लास्ट जो चैप्टर है वो लिखा उसके बेटे ने, ठीक है। तो चंद्रबरदाई कहता है कि दोनों को वो पृथ्वीराज रासो कहता है कि दोनों को गुलाम बना करके वहाँ ले गए अपने साथ में, अपनी राजधानी में। वहाँ क्या होगा, कारागार में डाल दिया। तो कारागार में डाल दिया, दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग करी, किन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने और उसके मंत्री चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई विद्वान व्यक्ति था, मंत्री था, समझदार था, विद्वान था। तो उसने अब सैनिकों के माध्यम से राजा को, मोहम्मद गोरी को कहलवा भेजा कि महाराज ये जो है आप इसका, क्योंकि धनुर्धर बहुत तगड़ा था पृथ्वीराज चौहान, धनुष बाण चलाने बहुत निपुण था, बहुत महारथी था अपने टाइम का, ठीक है। शब्द भेदी बाण चलाता था, जहाँ से आवाज़ आई वहीं मारता था बाण। तो उसने कहा महाराज ये शब्द भेदी बाण चलाने निपुण है, आप इसकी वो आप आनंद लीजिए इसके धनुर्विद्या का, आपने ऐसा करिश्मा दिखाएगा ये आपने कभी नहीं देखा होगा। तो गोरी को लगा हाँ यार हो सकता है, पहले नाम भी बहुत सुना हुआ है इसका, चलो देखते हैं। तो उसने शर्त रखी कि आप बाहर खुले में दरबार लगाइए। महाराज गोरी ने खुले में दरबार लगाया, बड़ा काफ़ी बड़ा दरबार लगाया, उसमें मंत्री बैठ गए, उसके सैनिक वैनिक साइड में खड़े हो गए हैं, तो खुला दरबार लगाया। और पित्तल की कड़ाहियों का लटकाई गई जगह जगह पर, ठीक है, पित्तल की कढ़ाइयाँ घंटे लटकाए गए जगह जगह पर, जहाँ, और उसको पृथ्वीराज चौहान कहा गया कि हाँ पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थी, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी तो अंधा हो गया था, तो रुको, लेकिन फिर भी वो आवाज़ शब्द भेदी बाण चलाने निपुण था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ने कहा कि मैं इशारा करूंगा, चंद्रबरदाई ने कहा पृथ्वीराज चौहान को मैं इशारा करूंगा, ठीक है तेरे को, और तू फिर वहीं मारना बाण जहाँ गोरी बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों में एग्रीमेंट हो गया, दोनों चल दिए, दरबार लग गया। अब जहाँ घंटी बजती पृथ्वीराज चौहान वहीं बाण मारता, तो 2-4 बाण मारे उसने। मोहम्मद गोरी खुश हो गया इसको देखकर, भाई कमाल का है, आंखें ना होते हुए बिल्कुल निशाना बिल्कुल सीधा लग रहा है इसका, बिल्कुल सीध में लग रहा है निशाना, बिल्कुल निशाने पर निशाना लग रहा है इसका। तो उसने फिर कहा, किसने, चंद्रबरदाई ने, कि एक उक्ति है यूपी वालों, शायद हो सकता है यूपी वालों को पता होगा, उधर इधर बहुत चलती है वो, कि 4 अंगुल अष्टभुजा, इतने पे है सरकार और इतने ऊंचाई के ऊपर बैठा है गोरी, मत चूको रे चौहान करके एक कविताई के रूप में गाया गया है। ये चंद्रबरदाई ने कविताई के रूप में लिखा है, पोइट्री के रूप में लिखा है कि भाई इतना लंबाई पे, इतनी दूरी पे और इतनी ऊंचाई पे गोरी का दरबार लगा हुआ, गोरी का सिंहासन है, और अब की बार मत चूको रे चौहान, कि पृथ्वीराज चौहान अब बार चूकना मत, यही एक मौका है। तो पृथ्वीराज चौहान ने खींच के मारा बाण, और तो उसने कहा, हाँ उसने कहा कि महाराज आप आदेश दो अब की बार, उसने कहा कि महाराज आप आदेश दो ताकि बाण चलाए। तो उसने जैसे उसने कहा हाँ चलाओ बाण, तो आवाज़ मुंह से आई, पृथ्वीराज चौहान ने वहीं ठाए बजाया शब्द वेदी बाण, और गोरी के पार, गोरी के सीने के पार हो गया, गोरी वहीं पर चित्त। एक तो ये कहानी है इसके पीछे। हाँ ठीक है। इसके बाद जब गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद गोरी, पृथ्वीराज चौहान की, तो गोरी जो है, गोरी के वंशज गोविंदराज को बना देते हैं अजमेर का राजा, उसी का ही वंशज होता है पृथ्वीराज चौहान का, तो उसको अजमेर का राजा बना देते हैं। और इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली आधुनिक बोलते हैं, वहाँ का सौंप देते हैं ऐबक। ऐबक मतलब ये वही ऐबक है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप देते हैं, और इसमें एक सेना इसके अंदर सौंप करके वो गोरी चला जाता है, ठीक है। तो उसके 1194 में क्या किया ऐबक ने, इसने 2 चीज़ें बनवाई। क्या? एक तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कहाँ पर? दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में ये इस, और दूसरा 1196 में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। ये 2.5 दिन का झोपड़ा साथियों क्या है कि विग्रह राज चतुर्थ जो हुआ था, विग्रह राज चतुर्थ जो हुआ था, उसने एक अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था, संस्कृत विश्वविद्यालय, और संस्कृत का वहीं पर एक सरस्वती देवी का मंदिर बनवाया था, ठीक है। उसी मंदिर और विश्वविद्यालय को तोड़ करके इसने वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की मस्जिद बनवा दी। हमें गलत पढ़ाया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उससे पहले क्या था यार, वो उससे पहले तो विग्रह चतुर्थ का बना हुआ मंदिर था वो। यही कारण है कि वहाँ की दीवारों पे ऊपर अगर आप आज देखोगे जा करके, तो डिज़ाइन जो है ना वो मंदिर का है और गुरुकुल का है, यानी कि विश्वविद्यालय विद्यालय का है। खाली बुर्जी बना दी उसने और मूर्तियों को तोड़ फोड़ हटा दिया, कन्वर्ट कर दिया मस्जिद में। 1196 में ये मामला यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है।
अब थोड़ा इधर देख लेते हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद हारा इसमें, इसने इसका साथ नहीं दिया था ना तराइन के दूसरे युद्ध में, तो इसने इसको मार दिया। 1157 में अनिलवाड़ पाटन को लूटा, ऐबक और हाँ यहाँ से ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया था यहाँ से गुलाम के रूप में, जो आगे चल के बाद में राजा बना था। ठीक है, 1202 में परमार्दिदेव को हराया। 1203 और 4 में बख्तियार खिलजी जो हुआ था ना साथियों, बख्तियार खिलजी, इसने इसी का ये गुलाम था गोरी का बख्तियार खिलजी, इसने पूर्व की तरफ पूर्व का अभियान किया बंगाल और बिहार की तरफ। तो इसने तोड़ा, जलाया नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला, सब बताते हैं ओनली ऑन नालंदा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ओदनपुरी भी तोड़ा इसने, ओदनपुरी को जलाया, और विक्रमशिला, ओदनपुरी विहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि धर्मपाल ने बनवाया था ना साथियों, उसकी जला दिया और कब्जा कर लिया, लूट लिया। बंगाल और बिहार जीता किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, 1203-4 की बात है। 1206 में खोखरो ने विद्रोह कर दिया साथियों, खोखरो ने विद्रोह कर दिया सिंधु नदी के पास के क्षेत्र में। तो वहां पर गोरी ने कत्लेआम करवा दिया उनका, किनका? खोखरों का कत्लेआम करवा दिया। और इल्तुतमिश ने इसने इस युद्ध के अंदर क्या खोखरों के खिलाफ, खोखरों के विरुद्ध में इल्तुतमिश ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, बहुत बहादुरी दिखाई। इसलिए इसने ऐबक से कहा, ऐबक बड़ा सेनापति था, ये छोटा था इल्तुतमिश, तो गोरी ने कहा कि ऐबक से कि ये इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा सेनापति बनेगा आने वाले समय में, इसको इससे व्यवहार भी अच्छा, इससे गुलाम की तरह ही व्यवहार मत करना, इसको एक अच्छे सेनापति के तौर पर इसका बिहेवियर करना इसके साथ, ऐबक को बोला गोरी ने। ठीक है, तो ये यहाँ तक का चैप्टर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब क्या हुआ आगे कि इसका हाँ गोरी की मृत्यु, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स बताते हैं साथी, वो बताते हैं कि गोरी की मृत्यु जो हुई थी 15/3/1206 में हुई थी, और उसको दफन कर दिया गया था गजनी के अंदर, गजनी में उसको दफन कर दिया गया था। ठीक है, और इल्तुतमिश गोरी की मृत्यु कैसे? खोखरों ने उसको मार दिया साथी। खोखरों के जब अभियान पे था 1206 में, खोखरों को दबाने के लिए सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र में जब ये था, तो वहीं पर ही घात लगा करके किसी खोखर ने इसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया था इसका। एक ये भी कहानी है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये बताया जाता है। क्लियर? तो ये जो टॉपिक हमारा चैप्टर यहाँ पर हमारा क्लियर हो जाता है साथियों। एक चीज़ इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ साथियों कि अभी कुछ साल पहले की बात है, पृथ्वीराज चौहान, हाँ पृथ्वीराज चौहान की जो कब्र है ना, पृथ्वीराज चौहान की कब्र वो अफगानिस्तान में है साथियों। कितना दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने राष्ट्रवादियों की हड्डियों को यहाँ तक नहीं ला, उनके फूलों को, अवशेषों को यहाँ तक नहीं ला पाई। इतनी सरकारें आई और गई। एक महारथी हुआ राजस्थान का योद्धा, महाराज राजपुत्र राजवंश, उसका खून खोल गया जब उसने ये उठा, ये सिस्टम के बारे में सोचा। वो गया वीजा लेकर के अफगानिस्तान में गया, और रात के अंदर अपने साथियों के साथ रात के अंदर वहाँ की कब्र खोद दी, और वहाँ से उसकी अस्थियों को निकाल करके यहाँ ले आया। वो बाद में बड़ा विवाद हुआ था, क्यों? क्योंकि 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस किए थे उसने, और ये एक इलीगल काम माना गया। वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया था, बाद में उसके ऊपर चलता रहा मामला। ठीक है, तो राजपूत का ही वंशज था। हाँ, एक चीज़ और कि जब पृथ्वीराज चौहान की कब्र वहाँ पे बना दी ना, पृथ्वीराज चौहान की कब्र बना दी गई वहाँ पर, तो उसके ऊपर थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक नहीं, छोड़ो यार, ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी नहीं तो खड़ी, ज़्यादा सच्चाई बता दूंगा तो देख लेना, PNO की बुक में मिल जाएगा आपको डिटेल ज़्यादा। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर साथियों कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक का कोई सवाल अगर आपका कोई हो किसी प्रकार का, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से नीचे पूछ सकते हैं। कल हम डिस्कशन करेंगे सल्तनत के ऊपर, दिल्ली सल्तनत आ जाएंगे अब इसके बाद हमारी, क्योंकि 12th सेंचुरी में हम लगभग पहुँच गए हैं। 12th 1206, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 तक होता है साथियों, 1206 मोहम्मद गोरी 1206 तक होता है। 1206 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर इल्तुतमिश, छोटे छोटे और आते हैं, फिर मेन इल्तुतमिश आता है, तो फिर दिल्ली सल्तनत का काम शुरू हो जाता है यहाँ से। तो फिर हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर डिस्कशन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी डिटेल में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिए आप। जब तक कि आप अपने स्टडी में लगे रहिए। जय हिंद और जय भारत।